जब मैं 14 साल की थी, मेरा 1 साल का भाई भूख से तड़प रहा था और 100 रुपए कमाने के लिए मेरी इज्जत तार तार हो गई। तब से मैंने चोरी शुरू की। मैं रात में बूढ़े लोगों के घर में घुसकर चोरी करने लगी, पर मेरे होश तब उड़ गए जब एक रात मैं चोरी करती हुई पकड़ी गई और मालिक ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पागल भाई से शादी कर लो, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं मान गई, लेकिन मेरी चीख तब निकल गई जब रात को मेरा पागल पति, मेरा नाम कृतिका है और मैं 22 साल की हूँ, मैं एक चोरनी हूँ। लोगों के घरों में रात में घुसकर मैं चोरी करती हूँ। यह काम कुछ अच्छा तो नहीं है, समाज विरोधी काम है, पर मैं मजबूर हो गई थी इस काम को करने के लिए। इस समाज के प्रति एक गुस्सा, अपने परिवार के प्रति एक गुस्सा मुझे इस नरक में ढकेल दिया था। पर मुझे चोरी करने में मजा आता था। ज्यादातर मैं अमीर लोगों को ही लूटा करती थी, जिसके पास ढेर सारे पैसे होते थे, जिसके पास अपने मेहनत की कमाई कम और चोरी की कमाई ज्यादा होती थी। ऐसे चोरों के घर में मैं चोरी करती थी। आज मैं एक ऐसे इंसान के घर में चोरी करने वाली हूँ जिसने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं। मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी और फिर मैं रात को उसके घर पर घुस गई और मुझे जो भी कीमती सामान मिल रहा था मैं अपने बैग में भरती जा रही थी। उस दिन घर पर कोई नहीं था। सब लेकर जब मैं निकलने ही जा रही थी, किसी ने कमरे की लाइट जला दी। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास भागने का कोई चारा नहीं था। घर का मालिक मेरे सामने खड़ा था और मेरे सामने खड़े होकर अजीब निगाहों से मुझे घूरने लगा। उसने अपनी बंदूक निकाल ली और मेरी सांस बिल्कुल थम चुकी थी। वह आदमी एकदम मेरे करीब आ गया और कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पुलिस वाले के घर में चोरी करती हो? मैंने कहा, आपने भी तो यह पैसे गैर कानूनी तरीके से ही कमाए हैं। मैं ऐसे लोगों के घर चोरी करती हूँ जो गलत काम करते हैं। वह गुस्सा हो गए और मेरे एकदम करीब आ गए और मेरा गला पकड़ लिया। मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी पर ऊपर से हिम्मत दिखा रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरा खेल अब खत्म हो चुका है। उसने कहा, तुमने जो किया तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर गया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। मैं उसके कमरे में कैद हो चुकी थी। मुझे लगा कि वह शायद अपने डिपार्टमेंट के पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा देगा, पर काफी देर हो चुकी थी। उसने मेरा दरवाजा नहीं खोला। मुझे नींद आ रही थी तो मैं वहीं पर सो गई, लेकिन सुबह दरवाजा खोलने की आवाज से मैं बिल्कुल चौंक उठी। वह पुलिस इंस्पेक्टर कमरे के अंदर आ चुका था। मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा जैसे कि मुझे खा जाएगा। मैं उठकर बैठ गई। वह मेरे सामने एक कुर्सी लगाकर बैठा और कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो तुम जेल जाओ और चोरी की सजा भुगतो और दूसरा तुम मेरे पागल भाई से शादी कर लो। यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चाहता है कि मैं उसके पागल भाई से शादी कर लूं? आखिर इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पर अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे अरेस्ट करके जेल भेज देगा। मैं 4 दीवारी में कैद नहीं रह सकती। मैं गहरी सोच में डूब गई थी कि मैं क्या करूं। उसने कहा, जो सोचना है अपना फैसला बता देना। मैं काफी घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई। वह जाने लगा था तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत से वो चौंक उठा। मैंने कहा, अपने पागल भाई से शादी क्यों करवाना चाहते हो? आप मुझसे शादी कर लो। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रही हो। मेरा भाई ऐसे ही पागल है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, भले ही मैं तुमसे शादी ना करूं। कहकर वह मुझे गंदी निगाहों से घूरने लगा। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल करप्ट है, पर अब मेरी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने घर पर ले चलो, मुझे मेरी माँ से बात करनी होगी। उसने मुझे जीप पर बैठाकर अपने घर पर ले जाने लगा। कहा, जब तक तुम अपनी मम्मी से बात करोगी मैं बाहर खड़ा रहूंगा और भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जो भी फैसला हुआ उस हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। यह शादी फैसला तुम्हारा है। पर अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। मेरी जिंदगी का वह हादसा जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। जब मैं मात्र 14 साल की थी, मेरी छोटी बहन उस वक्त 6 साल की थी और मेरा भाई 6 महीने का था। कुछ लोग मेरे पापा को उठाकर घर ले आए थे।
फैक्ट्री में काम करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पापा का पैर टूट गया था। उनका पैर बुरी तरीके से मशीन के नीचे कुचल गया था। वह बिल्कुल अपाहिज हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ पता नहीं कि यह कभी खड़े हो पाएंगे या नहीं। हमारे सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वही इस घर के कमाने वाले थे। मेरी माँ घर का काम तो कर लेती थी पर बाहर कभी काम नहीं किया था। फैक्ट्री से उन्हें कुछ कंपनसेशन का पैसा मिला था, उससे कुछ महीने तक हमारा घर चल गया। पर हमारे पास बचे पैसे खत्म होते जा रहे थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप कुछ काम कर लो, पर उन्होंने कोई काम नहीं पकड़ा, बस घर पर ही रहती थी और पैसे खर्च किया करती थी। और 6 महीने के बाद हमारे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। जब हमारे परिवार की हालत बहुत खराब हो गई तो मैं लोगों के घर पे काम ढूंढने लगी, पर मुझे किसी ने भी काम पर नहीं रखा। लोग मेरी मम्मी को काम पर रखने को तैयार थे, पर मुझे काम पर रखने को कोई भी तैयार नहीं था। मेरे पापा अब तक ठीक नहीं हुए थे। मेरे पापा मम्मी मुझे बुलाए और मेरी मम्मी मुझे कहने लगी, इतनी बड़ी हो गई हो, घर पर बैठकर रोटी तोड़ती हो, जा कुछ पैसे कमा कर ला, जा भीख मांग। मेरे पापा ने गुस्से से कहा, इसे कटोरा दे दो, भीख मांग कर लाएगी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे पापा व्हीलचेयर में बैठकर सारा दिन इधर उधर घुमा करते थे। चाहते तो खुद कोई काम कर सकते थे, चाहे तो अपने पैरों का इलाज करवा सकते थे। और मेरी माँ बिल्कुल जवान थी, लोगों के घरों पर काम कर सकती थी। कुछ लोगों ने उन्हें कहा भी कि लोगों के घर में बर्तन सफाई कर लो, पर इन दोनों को काम करने का शौक नहीं है। ये मासूम भाई बहन भूख में तड़पने लगे। मेरे 1 साल के भाई को बहुत बुखार था और खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे पास कुछ चारा भी नहीं था। इस परिवार का हाल अब मुझे ही उठाना था। मैं कटोरा लेकर भीख मांगने चली गई, पर उस वक्त मैं जवान हो गई थी और लोग मेरी तरफ गंदी निगाहों से देख रहे थे, मुझे गंदे इशारे कर रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे कटोरे में भीख भी दिया, लेकिन बस 20-30 रुपए ही दिन भर में हो पाए थे। मुझे कम से कम 100 रुपए चाहिए थे, जिससे कुछ खाना खरीद कर घर ले जा सकूं। रात को 8 बज चुके थे और मैं रोने लगी। रोते रोते मैं लोगों से भीख मांग रही थी। तभी मेरे सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। वहां से 17-18 साल का एक नौजवान बाहर निकला और मैं उससे कहने लगी कि मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे 100 रुपए की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। मैं उससे भीख मांग रही थी, इस बात से अनजान कि मेरी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है। उसने कहा, कार के अंदर आ जाओ, मेरा पर्स अंदर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 100 रुपए देने के लिए वह मुझे कार के अंदर क्यों बुला रहा है। वह कार के अंदर चला गया तो मैं खिड़की के सामने खड़ी खड़ी भीख मांगने लगी। उसने कहा, 100 रुपए चाहिए तो कार के अंदर आओ। रात काफी हो चुकी थी और मेरे पास अपने परिवार की मदद के लिए ये आखिरी उम्मीद थी। मैं कार के अंदर चली गई, उस लड़के के गलत मकसद से बिल्कुल अनजान, पर अंदर घुसते ही उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, पर मेरी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उसने मुझे 100 रुपए तो दे दिए थे, लेकिन मेरा सब लूट लिया था। लेकिन उसके बाद अचानक ही उसने अपना फोन लिया और अपने 4 दोस्तों को बुला लिया। कहा, मेरे पास बहुत कड़क माल है, जल्दी से आ जा। मैं काफी घबरा गई। मैं तब एकदम नादान लड़की थी, मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना था। तभी मुझे सीट के नीचे एक चीज मिली, शायद कोई कांच की बोतल थी। मैंने उसे उठाया और उस लड़के के सिर में बहुत जोर से मारा कि वह वहीं पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और मैं कार का दरवाजा खोलकर बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते मैं घर गई। मेरे माँ बाप मेरे इंतजार में बैठे थे कि कब मैं पैसे लेकर आऊंगी। आते ही मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने पैसा तो थमा दिया था, पर मैं रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आप लोगों की वजह से आज मेरी इज्जत में दाग लग गया। भीख तो आप ही मांग सकते थे, पर आपने अपनी बच्ची को भेज दिया भीख मांगने को। मैं अपने पापा को भला बुरा सुनाने लगी। कहा, जब बच्चे पाल नहीं सकते तो इतने बच्चे पैदा क्यों किए। मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वह लड़का जिंदा भी है या मर गया। मैं बिल्कुल जंगली बन गई थी। मेरी हरकतों से मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन मेरी माँ मुझे ही कहने लगी, जा अपने पापा को अस्पताल लेकर जा। पर मेरी खुद की इतनी बुरी हालत थी, मुझे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा, माँ आपको ही चाहिए कि मुझे और पापा को अस्पताल लेकर जाओ, पर वह खड़ी
रही और मुझसे ही बार बार यही कहती रही, जा पापा को अस्पताल लेकर जा। पर मैं वहीं पर बैठ गई। मुझसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा था। मेरी खुद की हालत खराब थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे पापा गुजर चुके हैं। जो पैसा खाने के लिए लेकर आई थी उससे तो मेरे पापा का अंतिम संस्कार हो गया। इस परिवार का सहारा अब जा चुका था, या पता नहीं वो लाचार इंसान जो अपनी बेटी की मेहनत की रोटी तोड़ना चाहता था। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई। मेरी माँ बस मेरे छोटे भाई बहनों को और घर संभालती थी, लेकिन तब से ही मेरे अंदर एक गुस्सा भर आया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगी और तब से मैंने चोरी का काम शुरू किया। पहले तो छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं बुरे लोगों को लूटने लगी और चोरी का सामान बेचकर हमारा घर चल जाता था। मेरे भाई बहन स्कूल में पढ़ने लगे, जो पढ़ाई मैं नहीं कर पाई। मेरी बहन अब 14 साल की हो गई है और मेरा भाई 9 साल का। मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई भी काम नहीं करता। बच्चों के बड़े होने के बाद माँ चाहती तो लोगों के घर पर काम कर सकती थी, और मेरी बहन भी, जो कि अब 14 साल की हो चुकी है। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे अपने घर पहुंचा दिया। जब मैं घर आई तो मैंने कहा, माँ अब आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी और मैं आप लोगों की जिम्मेदारी अब नहीं उठा पाऊंगी। यह बात सुनकर तो मेरी माँ गुस्सा करने लगी और मेरे सामने आकर मेरे गाल में एक जोरदार तमाचा मारा। मेरी माँ ने कहा, तुझे पैदा किया है, घर की जिम्मेदारी तुझे ही लेनी पड़ेगी। मैंने कहा, आप और मेरे भाई बहन आपस में काम करके अपनी जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि मैं शादी करने जा रही हूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जेल नहीं जाना चाहती। ऐसे भी मुझे अपने परिवार से कुछ ज्यादा लगाव नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं उसके पागल भाई से शादी कर लूंगी। बाद की बाद में देखी जाएगी। मेरी माँ गुस्सा करने लगी और कहने लगी, कहाँ से अपना मुंह काला करा कर आई है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने छोटे छोटे भाई बहन हैं और तू खुद शादी के लिए मरी जा रही है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक पुलिस वाले ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अभी या तो मुझे उसके पागल भाई से शादी करना होगा या जेल जाना होगा। दोनों ही सूरत में आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी अब खुद ही उठानी पड़ेगी। यह सुनकर मेरी माँ बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी बहन से कहने लगी कि अब से तुझे ही काम करना पड़ेगा। मेरी बहन की परवरिश भी अच्छे से नहीं हो पाई, वह भी मतलबी थी। उसने फट से कह दिया कि मुझे दीदी की तरह चोर नहीं बनना, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप घर का खर्च कैसे चलाओगी, पर मैं कुछ काम नहीं करूँगी बल्कि अपनी पढ़ाई करूँगी। कम से कम मुझे कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, जिस दीदी ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जिसकी कमाई से तुम खाती हो, उसके बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जल्दी से अपना कुछ सामान उठाया और कहा कि मैं जा रही हूँ, आज से आप लोग मेरे लिए मर चुके हो, कहकर मैं घर से निकलकर चली आई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वह पुलिस वाला घर से बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। अपने परिवार की चाहकर भी मैं मदद नहीं कर सकती। अब यही पुलिस वाला मेरी जिंदगी का मालिक बन चुका है। जब तक मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल लेती, ऐसे भी मेरा परिवार स्वार्थी है, उसके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची, जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत खोई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल गया। मैंने उस पुलिस वाले विक्रम से कह दिया था, मैं तुम्हारे भाई से शादी करने को तैयार हूँ। उसके पागल भाई का नाम पवन था। उसने बहुत ही छोटे तरीके से मेरी शादी अपने भाई से करवा दी और कहा कि आज से मेरे पागल भाई की जिम्मेदारी तुम पर है, मैं उसकी देखभाल करनी होगी। मैं बहुत घबराई हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह बिल्कुल खामोश हो गया है और कुछ नहीं बोलता। वह तुम्हारे ऊपर कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। बस तुम्हें उसे सही समय खाना, दवाई, यह सारी चीज देनी पड़ेगी और तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब से तुम्हारे पैसों की जिम्मेदारी मेरी है। उसके घर पर वह और उसका भाई ही रहता था और दोनों कुंवारे थे। मैं अब तक अपने पागल पति की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि उसने बस रजिस्ट्री के पेपर में मुझसे साइन करवाया था। कोई बड़ी शादी नहीं हुई थी। उसने अलग से अपने भाई से साइन करवा लिया था, या पता नहीं अपने भाई का साइन खुद ही मार दिया हो, क्योंकि एक पागल कैसे साइन कर सकता है। पर मेरे पास
कोई रास्ता भी नहीं था। सुहाग रात को मैं दुल्हन का भेष बनाए कमरे में बैठी थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं उसकी शक्ल देखना चाहती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी होश तब उड़ गए जब कमरे में मेरा पति ना आकर विक्रम खुद आ गया। उसने कहा, आज रात के लिए मैं ही तुम्हारा पति हूँ क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि यह तो मेरे जेठ हैं। एक बार बचपन में मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ और पता नहीं वह लड़का अब किस हाल में होगा। मैंने उससे कहा, विक्रम मुझे हाथ मत लगाना। मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो, पर तुमने अपने पागल भाई से मेरी शादी करवा दी और अब तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मेरे पति को भेजो। वह मुस्कुराने लगा, कहा, मेरे पागल भाई को तुम भी भाई ही मान लो क्योंकि वह तुम्हारी जरूरत नहीं मिटा पाएगा। उसने सारी रात मेरे साथ गलत काम किया। मैं थककर बिल्कुल चूर हो गई और जब वह कमरे से चला गया तो मैं रोने लगी। मेरे साथ वह दूसरा गलत हादसा हुआ। मैं चाहे तो अपनी किस्मत से जितना भी लड़ लूं, पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं रो रो कर सदमे में चली गई थी। मैं दिन भर कमरे के अंदर ही रही और विक्रम मुझे खुद खाना बनाकर खिलाने लगा। कहा, इस तरीके से तुम बीमार पड़ जाओगी, फिर मेरी ज़रूरत कैसे मिटा पाओगी? उसकी बात से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह पुलिस वाला था और मुझसे ज़्यादा ताकतवर था, तो मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। मेरे सामने आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे खाना खिलाकर विक्रम काम पर चला गया। अब मैं सोची कि मैं अपने पागल पति से मिल लूं। मैंने पूरा घर छान मारा, पर मेरा पागल पति मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब रात को विक्रम घर आया तो मैंने उससे पूछा कि पवन कहाँ है? उसने कहा, तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना। अब से ऐसे ही दिन बीतने लगा। न जाने पवन कहाँ था और विक्रम रोज रात मेरे साथ गंदा काम करता। जब मैं पूछती कि पवन कहाँ है तो वह यही कहता कि सब्र रखो, पता लग जाएगा। करीब 1 महीने के बाद उसने कहा कि पवन पागल खाने में है, उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। जब पागल खाने से आएगा तब तुम उसका ध्यान रखना और तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। विक्रम रोज रात मेरे पास आता। उसकी हरकत धीरे धीरे बदल चुकी थी। पहले मुझे उसकी आंखों में नफरत नजर आता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मारता था, गला दबाता था, दांत काटता था, पर अब मुझे उसकी आंखों में प्यार नजर आने लगा था। मैंने उसका घर संभाल लिया था और उसने मुझे हमेशा ही मेरा हर जरूरत का ध्यान रखता और मुझे कभी कभी घुमाने भी लेकर जाता था। जब वक्त मिलता मेरे शरीर की मालिश कर देता था। लेकिन शादी के 2 महीने बीत चुके थे और मुझे अब शक होने लगा कि आखिर मेरा पति कहाँ है, क्योंकि विक्रम मेरा पति तो नहीं है, वह मेरा जेठ है और मेरे साथ उसके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आज न कल तो वह किसी न किसी लड़की से शादी करेगा। मैंने विक्रम से कहा, मुझे पागल खाने लेकर चलो, मैं पवन से मिलना चाहती हूँ, पर वह कहा कि वहाँ पर किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। मैं उसे जल्दी ही ले आऊंगा, जैसे ही वह ठीक हो जाएगा फिर तुम जी भर के अपने पति को देख लेना। लेकिन एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी तो स्टोर रूम में मुझे एक पेटी मिली। मैंने सोचा देखती हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे ही मैंने पेटी खोली उसमें ढेर सारे पुराने सामान रखे हुए थे, कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। तभी अचानक मेरे हाथ में एक एल्बम आ गया। शायद विक्रम का फैमिली एल्बम होगा जो कि पेटी के अंदर था। मैं एल्बम देखने लगी तो मुझे पता चला कि विक्रम का भाई सच में है। विक्रम के माता पिता की तस्वीर देखने लगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पन्ने पलटते पलटते एक ऐसी तस्वीर मेरे सामने आई जिसे देखकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका भाई कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने मेरी इज्जत तार तार की थी और उसके ऊपर मैं बोतल से हमला किया था। मुझे बहुत डर लगने लगा। जिस इंसान से मैं जिंदगी भर नफरत करती थी आज मैं उसी की पत्नी हूँ। उस वक्त वह पागल नहीं था, फिर पागल कैसे हो गया? हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वह पागल हो गया। आज विक्रम आया तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई और उसे गुस्से से देखने लगी क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए थे। वह समझ चुका था कि मुझे कुछ पता लग गया है। बोला,
बोला क्या हुआ? मैंने उसे वह एल्बम दिखाई और कहा मुझे पवन के पास अभी ले चलो। उसने कहा मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। मैंने कहा ठीक है, पागल खाने के रिसेप्शन में लेकर चलो। उसने कहा मेरा भाई पागल खाने में नहीं है, बल्कि वह इस दुनिया में ही नहीं है, वह मर चुका है क्योंकि तुमने सालों पहले उसके ऊपर हमला किया था। यह सुनकर मेरे दिल में मानो तीर चुभ गया। उसका भाई मेरे हमले से मर गया, मैं एक खूनी हूँ। उसने कहा जब तुमने मेरे भाई के ऊपर हमला किया था तो उसकी थोड़ी देर बाद उसके दोस्त उसके पास आ गए थे और उसे अस्पताल लेकर गए थे। उस वक्त मैं 19 साल का था। मेरा भाई बुरी तरीके से घायल था। उसने हमें बताया था कि उसने क्या किया है और उसके बदले में उसके साथ क्या हुआ है। दिमाग की चोट के कारण और उसका इतना खून बह चुका था कि वह बच नहीं पाया। यह हादसा मेरे मम्मी पापा बर्दाश्त नहीं कर सके और वह दोनों एक एक करके गुजर गए। मेरे पापा दिल के मरीज थे। पहले तो उन्हें दिल का दौरा आया और मेरी माँ को इतना गहरा मानसिक झटका लगा कि धीरे धीरे वह भी चल बसी। मैं अकेला रह गया था। मैं पुलिस की जॉब इसलिए की थी क्योंकि मैं उस लड़की का पता लगाना चाहता था जिसने मेरे परिवार उजाड़ दिया, और पुलिस की नौकरी मिलते ही मैं उस बात का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। और जब मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था तो तुमसे उस बात का बदला लेना चाहता था। लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी कितनी बुरी हालत थी। तुम 100 रुपए मेरे भाई से भीख मांगने आई थी और मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत काम किया था। मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कॉल करके अपने 4 दोस्तों को बुला लिया था। कहा था मस्त माल मिली है। मैं बस डर से आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला किया था। अगर उसने मुझे उस वक्त छोड़ दिया होता तो वह जिंदा होता। उस वक्त मैं 14 साल की मासूम बच्ची कैसे 4 लोगों को झेल पाती। उस दिन शायद मौत मेरी किस्मत में लिखी थी। वो यंग लड़के शायद मेरे साथ गलत काम करके मेरा मर्डर कर देते। मेरा मकसद तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना नहीं था और मैंने भी उस रात अपने पिता को खो दिया था जो ये हादसा सह न सके। विक्रम रोने लगा। कहा मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हारे परिवार ने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने कहा अगर भगवान इस दुनिया में नहीं है तो रजिस्टर के पेपर साइन किसने किया? उसने कहा मैंने साइन किया। उसने मुझे रजिस्टर के पेपर दिखा दिया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं विक्रम की पत्नी हूँ। विक्रम मेरा जेठ नहीं बल्कि पति है और उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया पति के हक से ही किया। मैं और विक्रम दोनों ही बहुत सही थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बचपन के हादसे को मैं भूल चुकी थी और उसके भाई की मौत की सजा मुझे कभी नहीं मिली क्योंकि विक्रम को लगा कि मैं बेकसूर हूँ और हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद मैं अपने घर पर गई। मैंने अपनी माँ और बहन से कह दिया कि मैं आपके काम ढूंढने में मदद कर दूंगी, लेकिन आपको खुद ही मेहनत करके कमाना होगा। मैंने अपनी माँ और बहन के लिए काम ढूंढ दिया। वह दोनों काम करने लगे क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कभी कभी मेरी माँ मुझे कॉल करती और मुझसे माफी मांगा करती क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। मेरी माँ कहती मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तुम्हारे पापा के साथ जब से वह एक्सीडेंट हुआ था तब से इसका सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। मेरी बहन ने पढ़ाई के साथ साथ काम भी चलाया। बहन ने मुझसे माफी मांग ली थी। कही थी दीदी मैं बड़े होकर कुछ अच्छा जॉब करूंगी, मैं बड़े होकर आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। आखिरकार मुझे अपने पति का प्यार और अपने परिवार का प्यार सब कुछ मिला। मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई और मुझसे अपने दिल खोलकर बात करती थी। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।